हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, भाई शुरू कह सकते हो या कह सकते हो एंड करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज का जो हमने शुरू करी थी, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। आज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की सीरीज है, इसका लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 12 आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। भाई बुक के अंदर ना टोटल 12 चैप्टर्स हैं और 12 के 12 चैप्टर्स आज हमने कवर कर दिए हैं। फाइनली लास्ट चैप्टर होने वाला है, इसके बाद इस सीरीज का कोई नया चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, ये सीरीज जो बन रही है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की, इस सीरीज को आप चाहे रेगुलर में हो, एनसी वेब से हो, एसओएल से हो, आप देख सकते हो। कोई भी आपका सेमेस्टर हो, सारे सेमेस्टर के लिए अवेलेबल होने वाली है, चाहे आपका कोई भी कोर्स हो। बस आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 होना चाहिए भाई। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट चैप्टर। क्या बात कर रहे हो, आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे? अरे यार भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे लाइन वाइज डाल दिए, एक बार में सारे चैप्टर के निपटा सकते हो। ठीक है, जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन एंजॉय करो, थैंक्स बाद में कहना। भाई सुनो, आज हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट चैप्टर। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रेड बैरियर्स। आज हम ट्रेड बैरियर्स को रीड करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन बता दूं, इस चैप्टर के साथ साथ, बुक के साथ साथ हमने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। इस पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज के नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? आपको जाना है इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है मेरा। इसी नंबर पे जाके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं सिर्फ मैसेज। ये सारा में नोट्स की पीडीएफ को परचेज करना है। 40 से 45 पेज की पीडीएफ है और अमाउंट ज्यादा नहीं है, 30-40 रुपीज है, जिसको पे करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी को, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स होंगे। जितने भी चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ना, सारे के सारे चैप्टर्स, ऑल सिलेबस कवर है आपका। तो जाइए आप नोट्स बाय करो फटाफट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। चैप्टर नंबर 12, ट्रेड बैरियर्स एंड डिबेट बिटवीन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म। तो ट्रेड बैरियर क्या होता है, पहले आप ये समझो। भाई पहले ना इकोनॉमी जो चलती थी ना, वो ऐसे चलती थी बार्टर सिस्टम पे। मतलब कि एक हाथ आपको कुछ दे दिया, मान लो अगर मेरे को जूतों की जरूरत है, आपके पास अनाज है, तो मैंने आपको अपने दे दिए जूते और आपने मेरे को दे दिया अनाज। पहले इकोनॉमी ऐसे चलती थी। अब इस इकोनॉमी में पहले क्या हुआ, पहले ना हम एक दूसरे देशों से आदान प्रदान करा करते थे, खूब भर भर के। मैं मतलब कि कोई चीज बना रहा हूं और जो चीज मैं बना रहा हूं मैं सीधा विदेश में बेच दे रहा हूं, और विदेशों से, फॉरेन से कोई चीज उनकी मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, तो वो मेरे को चीजें भेज रहे हैं और मैं उनको भेज रहा हूं। तो पहले ऐसे चलता था और अभी भी ऐसा चलता है। बट अभी इनके ऊपर ना सरकार ने बोला कि देखो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, होना इंडिया, आप हिंदुस्तानी के आदमी हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो आप फिर विदेशों से उन गोरे आदमियों से, गोरे गोरे औरतों से काहे को चीजें खरीदता है? भाई इंडिया में रह रहा है तो इंडिया से खरीदना। तो भाई क्या हुआ, सरकार ने इसलिए बोला कि ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा माना जाएगा। अगर आपने किसी बाहर दूसरी कंट्री से कोई माल को खरीदा ना, तो फिर हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टैरिफ लगा देंगे या बैरियर लगा देंगे, ट्रेड बैरियर जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, ट्रेड बैरियर कहता है, ट्रेड बैरियर क्या कहता है? ट्रेड बैरियर आर रिस्ट्रिक्शंस, ये वर्ड याद रखना, ट्रेड बैरियर आर रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस किस चीज पे? ऑफ इम्पोज्ड ऑन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्री। कह रहा है कि दो कंट्री के बीच में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, क्या बोला? दो कंट्रीज के बीच में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, उनके ऊपर एक टैरिफ लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया कि आप इंडिया से यूएसए या यूएसए से इंडिया में कोई भी चीज एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे तो अब लगेगा टैरिफ, अब लगेगा बैरियर। क्यों लगेगा बैरियर? क्योंकि भाई क्या लिखा है? ट्रेड बैरियर है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अब आप किसी भी गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बाहर नहीं कर सकते, ना ही वहां से अपना ले सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। भाई रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई वजह तो होगी, क्यों लगाया जा रहा है? भाई सरकार ने वजह क्या बताई? सरकार ने बोला कि आप ना डोमेस्टिक कंट्री को, अपनी इंडिया को ज्यादा का ज्यादा कैपेबल बनाओ, अपनी इंडिया में ही ट्रेड करो। सरकार ने क्या बोला कि इंडिया में ना बहुत सारी अच्छी दुकानें हैं जहां से आप चीजों को परचेज करो, और इंडिया में ही आप ट्रेड क्यों नहीं करते? क्यों आप अपने सामान को बाहर भेज रहे हो, और क्यों आप बाहर से चीजों को इंपोर्ट कर रहे हो? अगर आप बाहर से कुछ खरीद रहे हो, सपोज करते हैं मैंने एक आम की पेटी यूएसए से इंडिया मंगाई, मैंने एक आम का बॉक्स मंगाया यूएसए से इंडिया, तो मेरा जो पैसा है वो कहाँ गया? यूएसए में गया होगा। तो जब यूएसए में पैसा जाएगा तो जीडीपी, इकोनॉमी यूएसए की ग्रो होगी ना, हमारी नहीं होगी। और सरकार क्या बोलती है कि आप इंडिया में रह रहे हो ना, तो इंडिया को भूखा नंगा थोड़ी बनाना है
कि गरीबी बना के छोड़ दोगे? भाई इंडिया को भी आगे क्या करना है, क्या करना है, ग्रो करना है। तो इसलिए सरकार ने बोला आप डोमेस्टिक में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, तो सर इंडिया में आप क्या करो, इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। मतलब कि जब आप आम की पेटी इंडिया से यूएसए भेजोगे, कोई भी यूएसए वाला बंदा आप इंडिया से आम वहां भेज रहे हो, तो वो क्या करेगा, पैसे देगा, और जब पैसे आएंगे तो इंडिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी, आगे सब कुछ बूस्ट होगा। तो आप क्या करो, आप एक्सपोर्ट करो, माल बेचो दूसरों को, मगर उनसे खरीदो मत, और अगर खरीद रहे हो तो बहुत रेयर मात्रा पे खरीदो। अगर आपने हमारी बात मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो हम लगा देंगे बैरियर, जिसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर, कि हम आपका लेन देन जो है दूसरे देशों से बंद कर देंगे, जिसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है गुड्स और सर्विसेज को एक देश से दूसरे देश में बेचने के लिए। ठीक है, समझ आएगा ट्रेड बैरियर। चलिए जी, अब आगे शुरू करते हैं आगे कॉन्सेप्ट। ट्रेड बैरियर्स के दो टाइप होते हैं। सरकार ने बोला हम दो तरीके के ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे। पहला ट्रेड बैरियर्स वो ट्रेड बैरियर्स होगा जिसको हम टैरिफ ट्रेड बैरियर्स कहेंगे। दूसरा सरकार ने बोला हम एक नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे। दोनों में अब आप डिफरेंस समझो क्या क्या होता है। टैरिफ ट्रेड बैरियर पहले समझेंगे। टैरिफ ट्रेड बैरियर्स वो होते हैं, टैरिफ बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जो कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह पे करके दिए जाते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी गुड्स एंड कोई भी सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे हो या वहां से कुछ भी आप मंगा रहे हो, तो उस चीज पे, उस गुड्स एंड सर्विसेज पे कुछ टैक्स लगा दिया जाएगा, कुछ कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी। क्या भैया, अगर हम वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे तब भी लगाया जाएगा? बिल्कुल सर, अगर आप चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी टैक्स लगाया जाएगा, बट एक्सपोर्ट पे कम होता है, इंपोर्ट पे ज्यादा होता है। मगर सरकार ने बोला लगाएंगे दोनों पे। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो बार बार एक्सपोर्ट ही करे जा रहा, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, एग्जम्पशंस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हम एक्सपोर्ट के केसेस में भी ट्रेड बैरियर लगाते हैं। तो भाई टैरिफ बैरियर वो बैरियर होते हैं जहां सरकार कुछ रूल बना देती है कि हम कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं और टैक्सेस लगा रहे हैं। अगर अब आपने इंडिया से यूएसए आम की पेटी भेजी, तो जो आम की पेटी इंडिया में 100 रुपए की है वो यूएसए जाके 150 की हो जाएगी। 50 रुपए का क्या लगा दिया, 50 रुपए का क्या लगा दिया, ये लगा दिया 50 रुपीज का टैक्स बोल सकते हो, कस्टम ड्यूटी बोल सकते हो। अब मान लो अगर मैं यूएसए से आम की पेटी इंडिया में मंगाऊंगा तो भी मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, मेरे को एक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सरकार ने ये बोल दिया। तो जब ऐसी वो एक बैरियर लगा देंगे जहां पे मेरे को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो हर एक इंसान क्या करेगा, वो इंडिया के अंदर ही ट्रेड करेगा। क्या वो बाहर ट्रेड करने की सोचेगा? वो आदमी जो यूएसए से आम की पेटी मंगा रहा था, वो ये देखेगा कि अब यूएसए से आम की पेटी मंगाने पर सरकार ने टैक्स रख दिया, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, तब वो कम कर देगा लेन देन बाहर की दुकानों से। तो बाहर के देशों से लेन देन कम होगा, सरकार यही तो चाहती है, यही तो काम करना चाहती है। ट्रेड बैरियर का मतलब यही है ना, लेन देन कम कर देना, रिस्ट्रिक्शन कर देना। तो भाई इसको कहते हैं टैरिफ बैरियर। क्या बोलते हैं इसको? टैरिफ बैरियर, जहां पे कस्टम ड्यूटी या टैक्स लगाया जाता है गुड्स के सर्विसेज और गुड्स या सर्विसेज के मूवमेंट्स पे। ठीक है, टैरिफ बैरियर के 3 टाइप होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, आपकी बुक में तो एक भी नहीं दे रखा। ठीक है, कमाल की बात तो ये है, और उससे ज्यादा कमाल की बात यह है कि मैं फिर भी आपको 3 टाइप्स बता देता हूँ। देखो, पहला टाइप आता है स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होता है? किसी चीज की पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूनिट पे टैक्स लगा देना स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आम की पेटी मैंने इंडिया से यूएसए भेजी थी, वो थी 100 किलो की, वो थी। एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो। मैं तो एग्जाम्पल में ये भी बोल सकता हूँ कैटरीना कैफ मेरी बीवी बनेगी, आगे कुछ भी बोल सकते हो भाई, एग्जाम्पल है ना, छोड़ो आगे सुनो, वो बात अलग है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक ड्यूटी क्या करता है, किसी चीज की क्वांटिटी हो गया, जैसे मेजरमेंट हो गया, उसका कोई प्राइस हो गया, उस चीज पे स्पेसिफिक टैक्स लगता है ना, उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। जैसे आम की पेटी 100 किलो की थी और इंडिया से यूएसए गई, उसके ऊपर मैंने लगा रखा टैक्स। ठीक है, तो मैंने जो टैक्स है ना वो किस पे लगाया, मैंने बोला कि वेट के ऊपर टैक्स लगेगा। वेट के ऊपर, आम की पेटी का जो वेट है उस पर लगेगा। अगर 1 किलो वेट है तो 1% का टैक्स लगेगा। अगर उसका वेट 100 किलो है तो 100% का टैक्स लगेगा। भाई पूरा टैक्स लगा दिया। ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है? बोलो फद्दू बना रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, आम की पेटी पे मैंने बोला अगर आम की पेटी 100 किलो की है ना तो उस पर हम सिर्फ 10% टैक्स लगा देंगे, मतलब कि 10% का टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो उस पर लग गया 10% का टैक्स, जब एक जगह से आप दूसरी जगह किसी चीज को भेज रहे हो। तो मैंने यहाँ पे वेट के ऊपर टैक्स लगाया, एक पर्टिकुलर वेट पे। तो स्पेसिफिक ड्यूटी दिखाता है आपने किसी के साइज के ऊपर,
किसी के वेट के अकॉर्डिंग या किसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या किलोग्राम के अकॉर्डिंग या किसी सेंटीमीटर मीटर के अकॉर्डिंग आपने किसी चीज पे टैक्स लगाया किसी चीज को इंपोर्ट करने के लिए कहीं से, तो वो स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाता है। सिंपल, समझ आ गया। दूसरा कह रहा है एड वोलरम ड्यूटी क्या होती है। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, एड वोलरम ड्यूटी क्या होती है। एड वोलरम ड्यूटी होती है जहां पर आप किसी भी चीज के प्राइस के ऊपर टैक्स लगाते हो, उसकी या तो वैल्यू और या तो प्राइस, सिर्फ दो चीजें, या तो वैल्यू या तो प्राइस। इसके अलावा कोई क्वांटिटी कोई मेजरमेंट वगैरह पे टैक्स नहीं लगता, सिर्फ उसके प्राइस के ऊपर या वैल्यू के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अब आपने आम की पेटी जो यूएसए से मंगाई है, मान लो वो आम की पेटी आपको पड़ी है $100 की। कितने डॉलर की? $100 की। अब सरकार बोलेगी अगर आपने $100 आम इंपोर्ट किया है ना यूएसए से, मंगाया है आपने, इंपोर्ट मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट भेजना, तो जब आपने इंपोर्ट करा है, कुछ मंगाया है यूएसए से $100 का, तो उस इंपोर्ट का जो प्राइस है कितना है? $100 की पेटी है, तो उस $100 के ऊपर हम 20% क्या लेंगे? टैक्स लगाएंगे, ठीक है। आप माल को अंदर ला रहे हो तो 20% का टैक्स, मतलब कि वो डॉलर जो 100 थे वो अब आपको कितने का पड़ेगा? 120 का। तो प्राइस के ऊपर टैक्स लग गया या वैल्यू पे टैक्स लग गया, तो उसको बोलते हैं एड वोलरम ड्यूटी। प्राइस या वैल्यू पे जो टैक्स लगता है, समझ गए? बहुत अच्छे। आगे आ जाते हो कंपाउंड ड्यूटी। भाई देखो कंपाउंड ड्यूटी में मैंने लिखा है A+B, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करके जो बनता है वो कंपाउंड ड्यूटी बनता है। जो आम की पेटी थी उसके वजन के ऊपर भी टैक्स लगेगा, मतलब कि उसकी मेजरमेंट क्वांटिटी के ऊपर हिसाब से भी टैक्स लगाऊंगा और उसकी वैल्यू के ऊपर भी टैक्स लगाऊंगा। अगर मैंने वैल्यू पे टैक्स लगा दिया तो वो एड वोलरम ड्यूटी कहला जाएगा, और अगर मैंने उसके वजन पे या उसके नापने का वेट वगैरह देख के उस पर टैक्स लगाया तो वो स्पेसिफिक ड्यूटी में आ जाएगा। और ये दोनों ड्यूटी का मिक्स होकर बनता है कंपाउंड ड्यूटी, A और B। मतलब कि जो भी आम की पेटी आएगी उस पे वेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा और दूसरा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग टैक्स वगैरह लगा रहा हूँ, तो दोनों में मिला के टैक्स लगा रहा हूँ, जो भी बन रहा है तो वो मेरा कंपाउंड ड्यूटी टैक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये थे टैरिफ बैरियर। सरकार ने ये टैरिफ बैरियर बनाए क्यों थे? सरकार पागल थी या खाली ज्यादा बैठी थी? भाई खाली नहीं बैठी थी, बात सुनो, सरकार खाली नहीं बैठी थी, सरकार के पास बहुत सारे काम है, मगर सरकार ने एक बात सोची कि तुम लोग ना बाहर से सारा मंगाए जा रहे हो, तो इंडिया वाले ना तबला बजा रहे थे, बाहर झुनझुना बेल रहे थे। सरकार को लगा यार ये खाली बैठे बैठे करके रहे इंडिया वाले, तो इंडिया वाले कहने लगे भाई हमसे कुछ सामान ही नहीं खरीद रहे, भाई सरकार सारा बाहर से ही खरीद रहे माल ये लोग। तो सरकार ने बोला बाहर वाले भी तो झुनझुना बजाए, थोड़ा अंदर वालों को भी काम मिलना चाहिए। तो सरकार ने बाहर वालों को बंद करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए उन पर टैक्स लगाया, और जो अंदर वाले उनकी सेल बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सपोर्ट किया, ठीक है, इसलिए लगाया गया था टैरिफ बैरियर। समझ आ गया? सुनो अब आता है नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। हाँ, तो मैंने क्या बोला? नॉन टैरिफ बैरियर। भाई सुनो, जितने भी टैक्सेस, जितने भी बैरियर मैंने टैरिफ में बताए, इन सबको हटा दो। अब इन सबको हटा दो, इन सबके ऊपर जो भी फालतू के टैरिफ बैरियर वो हटा दो, और इसके बाद जितने बच जाएंगे वो आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। अब बोलोगे समझ नहीं आया, भैया समझाओ नॉन टैरिफ बैरियर होता क्या है। भाई सुनो, नॉन टैरिफ बैरियर में कोई भी कस्टम ड्यूटी, कोई भी तरह का टैक्सेस वगैरह पे नहीं करना पड़ता। ये एक क्वांटिटी को ही लिमिट कर देता है। ये क्या करता है? जैसे टैरिफ बैरियर था, टैरिफ बैरियर क्या कर रहा था कि आप जब भी कुछ लाओगे मंगाओगे तो उस पर टैक्स लगा देगा। आप ला तो सकते हो मगर रेट ज्यादा हो जाएगा। मगर नॉन टैरिफ बैरियर क्या कहता है? ये कहता है आप वो चीज ही हम एक लिमिट कर देंगे कि उससे ज्यादा चीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। जैसे कि आम की पेटी पे जब टैक्स लगा था टैरिफ बैरियर में, तो पैसे बस बढ़ा दिए थे, 100 वाली पेटी 150 की हो गई। अमीर लोग तो अभी भी मंगा रहे हैं 150 में। मगर यहाँ क्या करा, यहाँ उन्होंने देखा कि अभी भी अमीर लोग मंगा रहे हैं, तो उनको आ गई गुस्सा सरकार को, मेरी तौहीन कैसे कर दी, ठीक है। सरकार ने अब उसकी लिमिट, एक क्वांटिटी फिक्स कर देंगे, सरकार सीधा क्वांटिटी फिक्स कर देंगे कि अगर अमीर लोग भी 100 वाली पेटी 150 में भी लोग मंगा रहे हैं ना, तो 120 पे क्वांटिटी फिक्स कर दी। भाई इससे ज्यादा मंगाया तो जेल, सीधा जेल। तो यहाँ पर उस पे लिमिट पे लगा देंगे, मतलब एक क्वांटिटी की लिमिट पे लगा देंगे कि लिमिट से ज्यादा अगर आपने कुछ भी मंगाया या कुछ भी भेजा तो उस पे लग गया टैक्स, और उस पे आपको हो गई जेल या पनिशमेंट आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पे कोई टैक्स का ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता, यहाँ उस चीज की क्वांटिटी को ही लिमिट कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा चीजें आप नहीं मंगा सकते, ठीक है। देखो, तो नॉन टैरिफ बैरियर में जैसे कि एक क्वाटा सिस्टम आता है, कोटा इंपोर्ट का क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज बाहर से मंगाओ तो उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट और एक कमोडिटी फिक्स कर देंगे कि अगर मान लो मैं कोई बाहर से चीजें मंगा रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल कि मुझे हमेशा
सिंगापुर चाउमीन खाने की बड़ी इच्छा रहती है, मैं सिंगापुरी चाउमीन खाता हूँ। सिंगापुरी चाउमीन एक यूएसए में दुकान है, चिंग हाउ खाओ करके। अरे मैंने चाइनीज बोली है, तुम्हें नहीं समझ आएगी, ट्रांसलेशन यूज करना भाई तुम लोग। तो मैंने क्या बोला, चिंग हाउ खाओ करके एक दुकान है जो सिंगापुर में, और स्पेशल उसी की चाउमीन मेरे को अच्छी लगती है, यूएसए में ये दुकान। तो जब मैं वहां से बार बार चाउमीन मंगाता था तो मेरे को क्या करता था, सरकार बोलती थी कि बाहर से क्यों मंगा रहा है, ये चिंग खाओ हाओ, उनको तो नाम भी नहीं आ रहा था प्रोनाउंसिएशन करना, मैंने उनको सिखाया फिर कैसे चिंग खाओ हाओ करके। हाँ तो सुनो, उन्होंने बोला कि आप ना ये चिंग खाओ हाओ जो भी आप मंगा रहे हो, ये इंडिया में क्यों नहीं मंगा रहे। मैंने बोला इसकी शक्ल देखो जरा, ये मोमोज वाले है, ये इनसे बनेगी चिंग हाओ खाओ वाली चाउमीन। मैंने बोला मैं वहीं से मंगाऊंगा। तो कहने लगे ठीक है, अगर तेरे को खाना है वहीं से मंगा, मगर अब मैं एक लिमिट फिक्स कर रहा हूँ, मैं दिन में 10 कटोरे चाउमीन खाऊंगा। उन्होंने बोला कि हम ना लिमिट लगा रहे हैं, दिन के सिर्फ 2 कटोरे से ऊपर अगर तू मंगाएगा तो चिंग हाओ खाओ के साथ तू भी जेल में पाएगा। लिमिट लगा दी। तो यहाँ पर उन्होंने मेरी एक क्वांटिटी फिक्स कर दी कि मैं अगर बाहर से कुछ मंगा रहा हूं तो मैं सिर्फ लिमिटेड चीजें मंगाऊं। क्यों ऐसा करा उन्होंने, क्योंकि उनका कहना सिंपल सा है कि हमको डोमेस्टिक को प्रमोट करना है। सर डोमेस्टिक मतलब इंडिया में रह रहे हो ना, तो इंडिया के ही इकोनॉमी में से खरीदो, बाहर से मत खरीदो। इंडिया जो बना रही है, जो इंडिया में सड़े मोमोज मिल रहे हैं रोडों पे, उनको प्रमोट करो। बाहर वाली अच्छी चीजें नहीं, गंदी चीजें खाओ, मगर इंडिया से खाओ, मरो इंडिया में मरो, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब है टैरिफ बैरियर टैक्स लगाया गया। दूसरी चीज आता है यहाँ पे वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट्स मतलब होता है कि जहां पे आपकी कोई भी चीजें बड़ी क्वांटिटी वगैरह भेजी जा रही है तो उस जगह पे टैक्स लगा दिया गया है। उस जगह पे आपको एक लिमिट रख दी गई है कि आपको इतने प्राइस से ऊपर का माल नहीं मंगाना। यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना, ऊपर वाले में क्वांटिटी पे था, नीचे वाले में उसके प्राइस की वैल्यू पे, कि आपको इतने प्राइस की वैल्यू से ऊपर का माल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट पे तो फिर भी छोड़ देंगे, इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप दूसरी जगह से माल को अंदर नहीं मंगा सकते। एक्सपोर्ट करना तो करो, इंडिया का ग्रोथ होगा एक्सपोर्ट करने में, दूसरे डॉलर का पैसा इंडिया में आएगा, ठीक है, मगर आप इंपोर्ट ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये था नॉन टैरिफ बैरियर। समझ आ गया, ये टैरिफ ये नॉन टैरिफ क्लियर हो गए दोनों के दोनों, बहुत अच्छे। सुनो भाई, नीचे मैंने लिखा है वॉलंटरी एक्सपोर्ट के अंदर मैंने लिखा है एक एग्रीमेंट। ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है दोनों कंट्री के बीच का, जो एक लिमिट सेट कर लेते हैं ट्रेड की, इसको बोलते हैं। दोनों कंट्री के बीच में ना एक एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे कि इंडिया के अंदर और यूएसए के अंदर एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई आपको एक लिमिट तय कर दे रहे हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम टैरिफ बंद कर रहे हैं, हम मतलब कि ट्रेड बंद कर रहे हैं, आप लोगों से मनमुटाव है हमारा, कंट्री से मनमुटाव कर लेंगे फिर तो जी नहीं पाएंगे, आधी चीजें दूसरी कंट्री से सप्लाई होती है कहीं कहीं, ठीक है। तो क्या करा, एक एग्रीमेंट कर दिया कि अगर आपको आम खाने हैं तो 2 डिब्बे आम दिन के मंगा सकते हो, ज्यादा नहीं, 2 डिब्बे मंगा सकते हो। मतलब एक बैरियर लगा दिया, एक लिमिट सेट कर दिया, एक एग्रीमेंट हो गया कि इससे ज्यादा अगर आप मंगा रहे हो तो भाई या तो अगले दिन मंगाना है या तो आपको जेल लेना पड़ेगा ज्यादा लेने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे। तो एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आगे मैं बताने वाला हूं फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। भाई इसका मतलब समझो, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। अब ना काफी सारे ट्रेड बैरियर लगाने के बाद कुछ लोग थे जो इससे सहमत थे और कुछ लोग ऐसे थे जो इससे सहमत नहीं थे। मतलब कि ये बैरियर वाले सिस्टम से कुछ लोगों को तो सहमति मिली कि भाई ठीक है, हम इंडिया की चीजें खरीदेंगे, इंडिया को प्रमोट करेंगे, इंडिया को डेवलप करेंगे। मगर कुछ लोगों का कहना था कि नहीं सर, अगर सारी चीजें इंडिया से ही लेनी है, इंडिया से ही ट्रेड करना है, तो इंडिया अपनी एक अपने आप में एक मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। क्या कर लेगा, मोनोपोली। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई चाउमीन खरीदनी है, अगर मैं सिंगापुर से ले रहा था, पहले मैं विदेश में जाके खरीद रहा था, तो विदेश वालों को देख के इंडिया वालों ने रेट कम कर रखे थे। अब आपने ऐसा बोल दिया कि हम बैरियर लगा रहे हैं और अब इंडिया से चीजें खरीदनी है, तो इंडिया वाले तो अपनी चीजें मोनोपोली के हिसाब से सोच के कि बाहर से बंदा खरीद ही नहीं पाएगा, जो मन मुताबिक दाम रखेगा हमको उसी पे लेना पड़ेगा, फिर तो ऐसा होने लगेगा। तो कुछ लोग इससे ना सहमत थे और कुछ लोग इससे सहमत थे। तो अब हम चलिए इसकी आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में मैं बताऊंगा पहले फ्री ट्रेड और दूसरा बताऊंगा प्रोटेक्शनिज्म। फ्री ट्रेड में वो लोग आएंगे जो हमारे ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग जो सहमत है कि ट्रेड होना चाहिए और अनलिमिटेड, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। फ्री ट्रेड मतलब ऐसे लोगों का विस्तार बताऊंगा जो लोग कहते हैं कि इंडिया से स्पेन में, इंडिया से चाइना में, इंडिया से नेपाल में, इंडिया से यूएसए में फ्री ट्रेड होना चाहिए, ये सरकार को हटाना पड़ेगा बैरियर। ऐसे लोग जो कहते हैं उसको फ्री ट्रेड बोलते हैं। और जो ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं सर आप बैरियर लगाओ, सरकार को कहते हैं सरकार आप बैरियर लगाओ, हम सिर्फ खरीदेंगे तो इंडिया से ही खरीदेंगे, ऐसे जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं।
उनके बारे में भी बताऊंगा, उनकी विचारधारा, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, और जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं लोग उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि जो फ्री ट्रेड होता है वो क्या होता है, और फ्री ट्रेड वाले लोगों की विचारधारा समझते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें विदेशों में, विदेशों से माल को इंपोर्ट करें और उस पर कोई बैरियर ना हो, उनको बोलते हैं फ्री ट्रेड। क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड। कह रहा फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या है? कह रहा रेफर टू ए ट्रेड पॉलिसी, ये एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी है जहां पर विदाउट एनी टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस के हमें बैरियर कोई भी नहीं चाहिए, हम अपना ट्रेड पूरी तरीके से, पूरी आजादी से करने को स्वतंत्र हैं। ऐसे लोग जो मानते हैं उनको फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब आप बताओ, क्या अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आप किसी बाहरी कंट्री से कुछ भी नहीं खरीद सकते, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन कर दिया, बंद कर दिया, क्या इकोनॉमी चल पाएगी? भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में नहीं बनती, नहीं पैदा होती, लेनी पड़ती है, मजबूरी है बाहर से। और उन कंट्री में भी सेम यही हाल है कि हमसे लेना पड़ता है उनको कोई चीजें, और हम पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। मगर कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि पूरी तरीके से बंद कर दो, कुछ चाहते हैं पूरी तरीके से खोल दो, इसको कोई बैरियर ना हो। ठीक है, तो जो चाहते हैं पूरी तरीके से खोल दो, कोई बैरियर ना हो, वो फ्री ट्रेड पॉलिसी में आते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से बंद कर दो, हमको दूसरे लोगों से लेने देना नहीं है, हम सिर्फ देश में उगाएंगे, देश का खाएंगे, देश में मरेंगे, देश में हगेंगे, तो भाई ऐसे लोगों को प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। ठीक है, सुनो भाई, अब यहाँ पे लिखा मैंने रेफर टू ए ट्रेड, एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी जहां पर विदाउट एनी टैरिफ, कोई भी टैरिफ ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो वो लोग होते हैं यहाँ पे एब्सेंस ऑफ टैरिफ होता है। अगर पूरी तरीके से सरकार ने ट्रेड हटा दिया, मतलब बैरियर हटा दिए, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, जाओ मरो जियो कटो, दूसरे में विदेशों में जाओ और वहां पे जाके करते रहो ट्रेड, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तब क्या होगा? अब आगे समझते हैं इसमें क्या होगा। आर्ग्यूमेंट्स फॉर फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड वालों ने अपने तर्क दिए। पहले फ्री ट्रेड वालों से पूछा गया कि आप क्यों चाहते हो विदेशों से माल को लेना देना करना, क्यों लेनी देनी कराना चाहते हो विदेशों में? तो वो कह रहे हैं कि हम इसलिए चाहते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है, तो वो ये समझ लो भाई। पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीज वैरायटी ऑफ गुड्स। उन्होंने बोला कि अगर हम इंडिया में कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो इंडिया में मुश्किल से 4 और 5 दुकानदार होते हैं, वो अपने मन मुताबिक जो है क्वांटिटी सेल करते हैं। अपने मन मुताबिक बोल देंगे, दूध की दुकान में जाओ कि भाई दूध खत्म हो गया, जाओ, सामने प्लेट में रखा हुआ है दूध, मगर देंगे नहीं, ऐसा करते हैं। तो हमको विदेश अच्छा लगता है, हमको विदेश से खरीदने में फायदा होता है, विदेश वाले मना नहीं करते, सही रेट पे देते हैं। तो पहला रीजन उन्होंने ये बताया कि इसलिए बंद नहीं होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ट्रेड के ऊपर। पहला रीजन क्या बताया? इंक्रीज वैरायटी, कि विदेशों में जब हम कुछ लेते हैं तो वैरायटी इंक्रीज मिलती है हमें। दूसरा उन्होंने बोला, अच्छा और बता क्या बेटा? तो दूसरा उन्होंने बोला लो कॉस्ट थ्रू इकोनॉमिक ऑफ स्केल। वो कहने लगे इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से हमें दूसरी कंट्री वाले सस्ते दामों पे माल प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे खुद के इंडिया वाले जो डोमेस्टिक वाले वो तो हमें लूट के खा जाएंगे। मैं इंडिया में कल मूंगफली लेने एक रोड पे चला गया, उसने मेरे को बोल दी 60 रुपए पाव मूंगफली है, मेरी नीचे तक जल गई, मेरी जल गई थी सही में। और फिर हमने विदेशों में जाके पूछा, एक सुंदर सी महिला मूंगफली बेच रही थी, उसने बोला 30 रुपए पाव है। अब सरकार आप ही बताओ, हम कहां से खरीदें? हम विदेशों से खरीदें जो सस्ता दे रहे, या जो इंडिया में हमारी जला रहे सुलगा रहे उनसे खरीदें? तो भाई सरकार ने बोला बिल्कुल सही बात है, हमारी भी जली थी ऐसे, कल हम खरीदने गए थे अपनी बीवी के लिए। तो सरकार को बोला गया कि भाई आप जो है अपना ट्रेड कहां से करो? आप अपना ट्रेड विदेशों से करो। ये दूसरा तर्क एक दूसरे बंदे ने दे दिया। अब तीसरे इंसान ने क्या कहा इसी ट्रेड के बारे में? तीसरे ने बोला कि कंपटीशन इंक्रीज होता है। सर, इससे कंपटीशन इंक्रीज होने का फायदा सुनो। अगर इंडिया में कंपटीशन इंक्रीज नहीं होगा तो इंडिया क्या करेगा? मोनोपोली करेगा। इंडिया मुंह मांगे दाम को रखेगा। इंडिया पे अगर आप कुछ भी लेने जाओगे ना, मैं एक दाढ़ी बनाने का ब्लेड भी लेने गया तो उसका रेट भी वो 1000 रुपए चार्ज करेगा मेरे से, क्योंकि इंडिया में मोनोपोली है। सबको पता रहेगा कि ये विदेश से खरीद ही नहीं सकता, ये तो यहीं मरेगा, यहीं खरीदेगा। तो भाई इसलिए क्या होगा? मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। किसमें? इंडिया में। तानाशाही हो जाएगी, लोगों को महंगे दामों पे लेना पड़ेगा, भुखमरी आ जाएगी। और अगर यही चीज हम विदेशों में ओपन रखें ट्रेड अपना, तो दोनों में कंपटीशन चलेगा, तो इंडिया वाले अपना रेट अपने आप डाउन रखेंगे, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट होगी ही नहीं, क्योंकि हम दूसरे से खरीद सकते हैं, तो दूसरी दुकान भी हमारे पास होगी। तो कंपटीशन होना जरूरी है। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा, तब सरकार को धीरे धीरे बात समझ में आई कि ट्रेड जो है, कुछ बात तो सही है, ट्रेड होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बंद कर दो ट्रेड विदेशों से। फिर तीसरा आया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो सिर्फ बड़े लेवल पे बनती हैं और जिनका प्रोडक्शन बड़ी चीजों को बनाने में होता है। ठीक है, तो ऐसी मशीनों को कहीं कहीं से दूसरी जगह से हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया वालों को तो बस की नहीं है ऐसी मशीनें बनाना। तो वो कहने लगे कि हमको अगर मान लो कोई घर बनाना, कोई कंपनी बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, तो बड़ी मशीनें कहां से आएगी? विदेशों से। विदेशों से ट्रेड बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी तो वैसे ही डाउन हो जाएगी।
जीडीपी रेट वैसे ही गिर जाएगा, इंडिया वाले कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, और बनाएंगे तो बहुत महंगे रेट पे बनाएंगे। तो उन्होंने ये सारे तर्क दिए। किन्होंने? ये वो लोगों ने तर्क दिए जो फ्री ट्रेड चाहते थे, जो चाहते थे कि इंडिया में फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में कुछ लेन देन करें तो कोई बैरियर ना हो। तो उन्होंने अपने ये आर्ग्यूमेंट्स रखे। अब हम उनके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं इसके बाद, कि जो प्रोटेक्शनिज्म थे, जो ये चाहते थे कि इंडिया में ही ट्रेड हो, बस इंडिया के अंदर ही हो, जो बाहर के लोग हैं उनसे लेन देन नहीं होना चाहिए। अब जो ऐसे लोग हैं इनकी विचारधारा भी पढ़ लेते हैं। पहले आप ये उतार लो, सारा सारा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा के आगे लिखवाता हूं। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं, वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो नोट्स के लिए वो नंबर है, चाहिए फटाफट से नोट्स की पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो फटाफट इसको उतारो। करते हैं अपना लास्ट टॉपिक भाई, 5 से 7 मिनट का कॉन्सेप्ट हो रहा है, बस ये समझ लो, इसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शनिज्म्स। प्रोटेक्शनिज्म्स मतलब कि वो लोग जो ऐसा मानते हैं कि हमारे को किसी भी दूसरी अदर कंट्री से कोई भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर मुश्किल से कुछ करना भी पड़े तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि अपना माल जो है वो दूसरी कंट्री में, यूएसए जैसी कंट्री में भेज सकते हैं, मगर वहां से जो इंपोर्ट है, वहां से जो कुछ आ रहा है, ठीक है, इंपोर्ट में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो ये मानते हैं कि वैसे तो ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, हमको ना किसी दूसरी कंट्री से कुछ लेना ना देना है, हम अपनी कंट्री में खुद की चीजें बनाएंगे। तो ऐसे जो लोग मांगते हैं तो उनके बारे में उनकी विचारधारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो वो कहते हैं कि हमें ना पूरी तरीके से जॉब आर्ग्यूमेंट्स करनी चाहिए। पहला आता है जॉब आर्ग्यूमेंट्स। जॉब आर्ग्यूमेंट्स में जो हमारे डोमेस्टिक लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर मान लो जो हमारी दूसरी कंट्री है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे यूएसए है, यूएसए कुछ टेक्सटाइल वगैरह प्रोड्यूस करती है, तो जब यूएसए में भी टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रही है, हमारी इंडिया में भी टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रही है, जिस दिन यूएसए का टेक्सटाइल का रेट एकदम से डाउनफॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, तो वहां के लोगों को जॉब कौन देगा? वहां के लोग अपने जॉब से हाथ धो बैठेंगे, जॉब लूज हो जाएगी उनकी। कहां पे? दूसरी कंट्री में। और अगर हमने फ्री ट्रेड की सिचुएशन रखी तो वो लोग हमारी इंडिया में अपना ट्रेड करने की सोचेंगे, क्योंकि उनको जॉब चाहिए, तो वो इंडिया में घुसते चले जाएंगे। और जब इंडिया में वो चीजें भेजेंगे और इंडिया क्या करेगा? इंपोर्ट बढ़ाता चला जाएगा, तो इंडिया कहाँ चला जाएगा? लॉस में चला जाएगा, डेफिसिट के पॉइंट पे चला जाएगा। तो इसीलिए उनका मानना है कि जो जॉब आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट की वजह से हमारा इंडिया जो है, डोमेस्टिक जो कंट्री है, वो लॉस में चली जाती है। इसके लिए हमें ये चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट कहता है द नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट्स। नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है, सपोज करो यहां पर दो कंट्री है, जैसे कि एक है यूएसए और एक है इंडिया, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के अंदर एक फ्री ट्रेड चलता है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि यहाँ पे ये माल भेज रही है और फ्री यहाँ पे माल भेज रही है, लेना देना इनका अच्छा से चल रहा है। एक तीसरी कंट्री है, जब फ्री ट्रेड होगा ना, तो तीसरी कंट्री, मान लो कोई भी एक कंट्री है जिसका नाम है रशिया, ठीक है। अगर मान लो रशिया जो है वो किसी पे अटैक कर दे, जैसे इंडिया पे उसने अटैक कर दिया, तो जब इसने इंडिया पे अटैक कर दिया तो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो उसने तोड़ तोड़ के चूर चूर कर दी। अब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो चूर चूर हो चुकी है। अब इंडिया किससे हेल्प मांगेगा? यूएसए से। यूएसए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने की सोचेगा। यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि वो नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करे और वो इंडिया की हेल्प करे रशिया से बचाने के चक्कर में। तो इंडिया की एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी टूट चुकी है, जो कि दूसरे की वजह से, अटैक करने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे लोग वैसे भी हेल्प नहीं करेंगे, तो हम उनसे उनका लेन देन क्यों रखें? तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी, जब कोई भी कंट्री अपनी चेंज नहीं करती, तो हमको यहाँ पर कोई ट्रेड उनसे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट। तीसरा आता है इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इन्फेंट इंडस्ट्रीज को आप ऐसे समझो, ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज, जिन्होंने अपना अभी अभी नया स्टार्टअप ऑर्गेनाइज करा है, नया नया बिजनेस डाला है और नया नया उभर रही है। तो ऐसी इंडस्ट्री को सपोज करो, अगर वो इंडिया में अपना माल बना रही है, तो उनको माल बेचने के लिए कोई वैसा भी तो बंदा चाहिए, प्रोड्यूसर, मतलब कि बायर वगैरह भी तो चाहिए जो उनका माल खरीदे। जो मान लो एक लेवल होता है, मान लो इंडस्ट्री अभी अभी शुरू हुई है, मान लो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे है, तो एक इंडस्ट्री जो मैच्योर हो चुकी है, मतलब कि जो यहाँ पे आ चुकी है कंपनी, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
मगर जो इंडस्ट्री अभी अभी शुरू हुई है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, बहुत छोटे लेवल पे है, तो उसको अपना धीरे धीरे ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, अपने बायर्स चाहिए जो वहां से सामान खरीदे। तो यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ ना आप एक्सपोर्ट की सुविधा दे दो, आप दूसरी कंट्री में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट लाजमी है, एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा तो आपकी जो डोमेस्टिक है वो बढ़ जाएगी। मगर आप छोटी कंट्रियों से ये कहो कि वो बिल्कुल भी इंपोर्ट ना करे। इंपोर्ट अगर लेना है तो आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री से चीजों को लीजिए, ठीक है, वरना यहाँ पर अपनी कंट्री लॉस में चली जाएगी। तो उनका ये मानना है। आगे फिर वो लोग कहते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि हमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, कोई भी ट्रेड दूसरी कंट्री से नहीं रखना चाहिए, वो कहते हैं अनफेयर कॉम्पिटिटिव आर्ग्यूमेंट्स। काफी बार अनफेयर कंपटीशन होने की वजह से वो अपना फायदा उठा लेंगे। कैसे फायदा उठा लेंगे भाई, सुनो, मान लो कोई प्राइस है, कोई ऐसी चीज है जो कि दूसरी कंट्री में भी बनाई जा रही है और हमारी कंट्री में भी बनाई जा रही है, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर उस चीज का फ्री ट्रेड रख रखा है, मतलब कि दोनों कंट्री में फ्री ट्रेड रहेगा, तो हमारे जो प्राइस अगर वो राइज करेंगे या प्राइस फॉल करेंगे तो डिमांड इफेक्ट होगी, है ना। ऐसे ही जब हमारे प्राइस फॉल होंगे या जब हमारे प्राइस राइज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री से सस्ते दाम पे वो चीजें खरीदने की सोचेंगे। और जब हम दूसरी कंट्री से सस्ती चीजें खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो सस्ती चीजें आ रही हैं, ऊपर से हमारा वेस्ट हो रही है, मनी बेकार हो रही है, और दूसरा उनकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही हो रही है, हम उनको अपना पैसा वहां दे रहे हैं, तो उनकी जीडीपी सुधरेगी ना कि हमारी। तो इसीलिए हमने बोला कि हमें अनफेयर कंपटीशन नहीं चाहिए। जहां पर ऐसा अनफेयर कंपटीशन होगा तो वहां पर आपका जो रिस्ट्रिक्शन कर दो, बैरियर लगा दो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगला पॉइंट है द प्रोटेक्शंस एज अ बार्गेनिंग चीप आर्ग्यूमेंट्स, कि जितने भी प्रोडक्शन है, बार्गेनिंग जो होती है, काफी बार पता है क्या होता है, जैसे दो देश है, यूएसए और इंडिया, दो देश है, ठीक है। यूएसए ने कोई चीज प्रमोट करी, यूएसए ने कोई चीज बनाई और उस यूएसए चाहता है कि वो चीजें हम खरीदे। वो यूएसए कोई चीज बना रहा है जो कि चीप लेवल पे बना रहा है, मतलब कि सस्ती चीजें बना रहा है, वो चाहता है इंडिया खरीदे, और इंडिया से वो चार्ज कर रहा है पूरे एक्चुअल क्वांटिटी का, गुड क्वांटिटी का पैसा चार्ज कर रहा है। और इंडिया ने मान लो कोई अच्छी चीज बनाई है, इंडिया वो चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहता है यूएसए में, और इंडिया ने उसका प्राइस कम कर रखा है। तो यहाँ पर आ जाता है बार्गेनिंग वाला फैक्टर। अब देखो, ये चाहेगा कि जो मेरा माल जाए उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो, ये चाहेगा इंडिया कि मेरे जो माल जा रहा है उस पर ज्यादा प्रॉफिट हो। दूसरी चीज ये भी लाई करता है कि जिसमें से क्वालिटी किसकी अच्छी है। मान लो यूएसए ने अपने को खराब क्वालिटी दी, तो हम क्या चाहेंगे कि हम यूएसए को अच्छी क्वालिटी क्यों दें, हम उसको बेनिफिट क्यों कराएं। तो यहाँ पर बार्गेनिंग वाली जो सिचुएशन आ जाती है, प्रोडक्शन आ जाती है, इसकी वजह से आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। काफी बार दूसरी कंट्री से माल खराब आने लगता है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट की वजह से हमारे दोनों के रिलेशन जो है टूट जाते हैं। तो ये चीज हो जाती है। तो इसकी वजह से वो चाहते ही नहीं है कि हमारे इस आर्ग्यूमेंट में फंसे, इसलिए वो चाहते हैं प्रोटेक्शनिज्म हो, मतलब कि ऐसी कंट्री बने जहां पर हम अपना डोमेस्टिक में ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा दें, हम किसी बाहरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करें। तो ये उनके आर्ग्यूमेंट्स है जो चाहते हैं बाहर की कंट्री को बढ़ावा ना मिले। और इससे पहले के बाकी अपने पॉइंट्स पढ़ ही लिए हैं। तो भाई ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 12, ट्रेड एंड ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका वीडियो लेक्चर खत्म, और इसके बाद आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के 12 के 12 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। पूरे लाइन वाइज सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट से वॉच कर लो एक एक करके सारे चैप्टर को। लाइन वाइज सारे चैप्टर अवेलेबल है। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जल्दी एक नई सीरीज में। इस सीरीज को खत्म कर चुके हैं, अब इसके आगे इसकी वीडियो नहीं आएगी, एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक इनकम टैक्स की सीरीज को भी शुरू करा जाए जल्दी, तो मैं उस पर भी वर्क करूंगा, ठीक है। तो इस सीरीज को यहाँ पे एंड हो गया। अगर किसी को बाय करने हैं नोट्स, तो ये रहा नंबर, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स की पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट 130-40 जो भी है, डिस्काउंट भी है भाई, जाके फटाफट से पूछ लेना और नोट्स की पीडीएफ को बाय कर लेना। सारे चैप्टर्स इसमें मिलेंगे आपको, सारे नोट्स आपको सिलेबस के वाइज ही दिए जाएंगे। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतनी, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, आपने समझ लिया तो लाइक कर देना। बाय बाय, अभी के लिए इतनी, थैंक यू।